तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का बेटा। जो देखा जाए अभी जो सिलेबस 9th क्लास का है, न्यू सिलेबस जो इंट्रोड्यूस हुआ है बाय द एनसीईआरटी और बाय द सीबीएसई, तो उसी का ही एक टॉपिक है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। तो उसी को देखते हैं बेटा कि इसके अंदर हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं। की फीचर्स की बात की जाए बेटा इस चैप्टर की, तो हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, देन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द different economic activities, opportunity cost is there, utility and the different kind of the things which is practice in our daily routine life, उन्हीं के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में चैप्टर। तो चलिए, तो अब बात की जाए बेटा इसके अंदर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पर फर्स्टली हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट जो होगी इस चैप्टर की, उसमें देखेंगे स्कार्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, एंड देन यहाँ पे फंडामेंटल डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड यूनिट जो होगी बेटा इस चैप्टर की, उसके अंदर देखेंगे बेटा कि द स्टडिंग द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के फैक्टर क्या है बेटा, कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनमें फैक्टर जो है बेटा मेजरली लेंगे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल जो होता है बेटा, उसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकंड में। थर्ड में हम देखेंगे बेटा सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, लाइक हमारे देखने को मिलता है बेटा कौन सा देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, या फिर हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर यहाँ पे फिर देखेंगे बेटा लास्ट एंड फाइनल डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे हम यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है बेटा उसको डेवलप करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग एंड हाउ इज इट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन और अ रीजन बेटा। आफ्टर ऑनवर्ड वी डिस्कस अबाउट द वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे बेटा, मार्केट्स के बारे में देखेंगे, एंड देन सोशल सेफ्टी नेट्स जो है बेटा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो ये हमारा देखा जाए मेनली इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ेंगे बेटा। 4 यूनिट्स में ये चैप्टर पूरा डिवाइड रहेगा, तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ओरिजिन देखा जाए इकोनॉमिक्स का, देखा जाए इकोनॉमिक्स नाम का एक वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड है, उससे यहाँ पे किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, यानी कि घर जो है बेटा उसका ऑल काइंड ऑफ द फैक्टर्स को देखना, कैसे उसको मैनेज करना है, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्स कहाँ से आएंगे, कैसे उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। और यहाँ पे उसके मेंबर सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स लिमिटेड एसेट्स, और जो उसके लिमिटेड एसेट्स हैं वो कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द डिफरेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी बेटा। देन आज के टाइम में मॉडर्न की बात करें तो इसके अंदर बेटा इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस के तौर पे हम डिस्कस करते हैं बेटा, जिसमें इंडिविजुअल की और बिजनेस में और गवर्नमेंट्स और यहाँ में नेशन जो है उनकी चॉइसेस कैसे अलोकेट होती है बेटा स्कार्स रिसोर्सेज यानी कम रिसोर्सेज के अंदर, जिससे वहाँ पर उनके जो अनलिमिटेड वांट्स जो है और नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। एंड सेकेंडली इट इज़ एसेंशियल इन द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर साइंस जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे होती है एक कॉन्स्टेंट वे में, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेटा। तो मीनिंग आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा क्या है इकोनॉमिक्स का, दोनों तरीके से हमने देखा है। फिर हमारा आता है फंडामेंटल पजल्स। तो अब यहाँ पर देखा जाए स्कार्सिटी है हमारी, यानी कि क्या है लिमिटेड है बेटा, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर हमारे पास लिमिट में है चीज़ें। तो अब यहाँ पर ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि रिसोर्स जो है वो हमारे पास लिमिटेशंस में, नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्स जो होते हैं बेटा, जैसे कि लैंड है, फ्यूल है, मेटल है, या फिर लेबर है, टाइम है, वो सारी चीज़ें क्या है हमारे पास लिमिट में है, कोई भी लिमिटलेस नहीं है बेटा, सारी की सारी यहाँ पर देखा जाए लिमिट में है हमारे पास। लेकिन हमारे पास डिजायर जो है यानी इच्छा जो है बेटा वो हमारी देखा जाए यहाँ पर अनलिमिटेड है, उसका कोई भी यहाँ पर लिमिटेशंस डिसाइडेड नहीं है। द कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है बेटा इनके बीच में कि स्कार्सिटी इज द गैप बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्स एंड द अनलिमिटेड वांट्स। यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है,
हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा है, हम ये भी लेना चाहते हैं, वो भी लेना चाहते हैं, इससे भी नीड सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उस चीज़ से भी नीड सेटिस्फाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड है। यूनिवर्सल एंड अफेक्ट्स इंडिविजुअल, और हर एक को यहाँ पर देखा जाए इफेक्ट भी करता है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे फिर एक नेशन हो, हर किसी को यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता ही है। जैसे आज की बात कर लें तो हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है, इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं है, तो उनको डिपेंडेंसी किस पर रखनी होगी, जहाँ पर क्रूड ऑयल है उसके ऊपर। अब जैसे कि हमारे इंडिया जो वो रिफाइन करता है, लेकिन सारी कंट्रीज के पास रिफाइनरीज भी नहीं है, तो अब यहाँ पर रिलेशन जो है ना मे भी इंडिया के साथ अच्छे रखने पड़ेंगे दूसरी कंट्रीज को जिनके पास रिफाइनरीज नहीं है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और अनदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वहाँ पर देखा जाए हर एक जो है वो एक दूसरे के पास ओवर इंडिपेंडेंसी है, और उनको यदि यहाँ पर एक दूसरे की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करनी है तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन भी बना के रखना पड़ता है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है बेटा। तो चॉइसेस जो हैं वो हम यहाँ पर स्कार्स रिसोर्सेज को देखते हुए फिर यहाँ पर ऐसे मेक करते हैं कि यहाँ पर हमारी ऑल दैट नीड्स जो है वो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएं। फिर यहाँ पे आता है वाई चॉइसेस अराइज, चॉइसेस ही क्यों अराइज, कैसे चॉइसेस अराइज होंगी, क्यों होंगी, तो यहाँ पे बिकॉज एसेट्स आर स्कार्स, एसेट्स क्या है हमारे पास, रिसोर्स क्या है, स्कार्स यानी कम है, तो सोसाइटी जो है ना वो प्रोड्यूस एवरीथिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकती हर एक चीज़ को, तो इसलिए यहाँ पर सिटीजन्स जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, तो वहाँ पे चॉइसेस बनानी पड़ेगी। फिर क्या करनी पड़ेगी, चॉइसेस, जो सबसे बेस्ट होगा उसको सबसे आगे रखना होगा, जो सबसे जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको सबसे लास्ट में रखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे बजट जो है ना वो इस तरीके से अलोकेट किया जाता है कि जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द डिफेंस, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे बजट अलॉट किया जाएगा रेदर देन द अनदर थिंग्स के बेटा। तो यहाँ पर देखा जाए मेनली यहाँ पर it must choose to spend less on public health and primary education। तो यहाँ पर यदि ऐसा हो कि नेशनल थ्रेट हो तो वहाँ पे डिफेंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा rather than another things पे, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं बेटा। अब आता है बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ्स, तो एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स ए ट्रेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन ऑप्शन टू ऑब्टेन अनदर। अब एक ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक चीज चूज करने के लिए हमें दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना होता है, सेक्रीफाइस करना ही होगा। इकोनॉमिक्स स्टडी दीज ट्रेड ऑफ्स टू डिटरमाइनिंग हाउ रिसोर्स कैन बी अलोकेटेड मोस्ट एफिशिएंटली एंड मैक्सिमाइजिंग द टोटल वेलफेयर ऑफ द सिटीजनरी। सिटीजन्स जो होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है बेटा, तो वो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात करें बेटा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहीं से आते हैं जहाँ पर हम जो है एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ का त्याग करते हैं, तो वहाँ पर ही उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ना वो डिफाइन करती है वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन ए चॉइस इज मेड। तो यानी कि एक चीज़ को पाने के लिए यदि दूसरी चीज़ को हम त्याग कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्पेंड स्टडिंग इकोनॉमिक्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि यदि आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो रेदर देन द क्रिकेट वगैरह को छोड़ के, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बेटा वो क्या होगी, आपकी फन जो फिजिकल एक्सरसाइज जो होनी थी वो आपकी एक यहाँ पे क्या हुई बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, तो उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यानी जो त्याग रहे हैं किसी की चीज़ को पाने के लिए तो उसी को हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हैं। फिर यहाँ पर आता है बेटा यूनिट 1 में हम अब देखिए क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स के बारे में कि प्रोडक्शन है क्या, किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर्स उसमें क्या क्या लगेंगे, वो चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाली हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पे मेनली 4 फैक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं बेटा। फर्स्ट आता है बेटा हमारा लैंड, तो लैंड में देखा जाए जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं बेटा, चाहे वाटर हो, फॉरेस्ट हो, सॉइल क्वालिटी हो, मिनरल्स हो, सारे लैंड के अंदर ही हम काउंट करते हैं बेटा। फिर आता है हमारा लेबर,
जो हम मजदूरी वगैरह जो देखने मिलती है, ह्यूमन एफर्ट जो करता है, टाइम कंज्यूम करता है, अपना फिजिकल मेंटल जो यहाँ पर स्ट्रेस लगाता है प्रोडक्शन के लिए, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं बेटा। कैपिटल आ जाती है बेटा, एसेट्स आ जाते हैं लाइक मशीनरीज, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं बेटा, टूल्स, वो सारे के सारे हमारे कैपिटल में काउंट होते हैं। एंटरप्राइजेस, तो एंटरप्राइजेस क्या होता है बेटा, कंबाइनिंग द अदर थ्री फैक्टर्स टू बियर रिस्क, और इन तीनों को मिला के फिर हमारा जो बनता है बेटा वो एंटरप्राइज बनता है, यानी कि कोई रिस्क टेकन भी बनता है बेटा, उसी को हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। क्योंकि अब ये तीन चीज़ है हमारे पास, लेकिन कोई रिस्क लेने के लिए रेडी ना हो, तो वहाँ पर देखा जाए प्रोडक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के बिना यहाँ पे प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है बेटा। तो यहाँ पे फोर्थ जो है वो एंटरप्राइजेस में हम यहाँ पे काउंट करते हैं बेटा। फिर यहाँ पे आता है बेटा हमारा नेक्स्ट फैक्टर 1, लैंड। तो लैंड देखा जाए फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो लैंड की वो प्राइमरी है बेटा, इसके बिना कुछ भी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे वो फार्मिंग कर लो आप या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर लो आप, कुछ भी कर लो आप, विदाउट लैंड आप कुछ भी नहीं कर सकते। आसमान में तो लगा नहीं सकते आप अपना प्लांट, नहीं फार्मिंग कर सकते, तो आपको क्या चाहिए, पहले लैंड चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखा जाए प्रोवाइड एंटायरली बाय नेचर, नेचुरल एलिमेंट्स क्या है बेटा इसके अंदर, वाटर बॉडीज आ जाती हैं, फर्टाइल सॉइल आ जाती है, फॉरेस्ट, ऑयल फील्ड्स एंड मेटल और रिजर्व्स जो है बेटा वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिक्स्ड सप्लाई होती है बेटा, जिसके अंदर अनलाइक अदर फैक्टर्स द टोटल जियोग्राफिकल लैंड एरिया जो होता है बेटा अर्थ का, वो फिक्स्ड होता है और उसको कोई भी इंक्रीज नहीं कर सकता ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू। यदि करने की कोशिश करता है तो आफ्टर समटाइम्स आपको पता भी है कि वाटर सबमर्ज्ड हो जाता है, और बहुत बार ऐसा हुआ भी है बेटा। फिर आता है हमारा सेकंड फैक्टर आता है बेटा यहाँ पे लेबर एंड ह्यूमन एफर्ट से बात करें बेटा, तो यहाँ पे एक्टिव फैक्टर है बेटा ये लेबर जो है बेटा, ह्यूमन एफर्ट्स को ही हम काउंट करते हैं, जिसमें हमारे इनटू प्रोडक्टिव मोशंस, जो हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर था बेटा उसको एक प्रोडक्टिव मोशंस में लाने के लिए यहाँ पे लेबर जो यानी ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेंटल और फिजिकली दोनों तरीके से यहाँ पे काम करना पड़ता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ थिंग्स सोचनी पड़ती है, उसके बाद उसको फिजिकली जो है वो वहाँ पर वर्क में लाया जाता है। नॉन ट्रांसफरेबल होता है बेटा, इसको ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते कि लाइक मैं जो काम कर रहा हूँ मैं वो ट्रांसफ़र कर दूँ दूसरे को, ऐसा नहीं हो सकता जब तक वो एफर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये डिपेंडेंट करता है बेटा हेल्थ और एजुकेशन लेवल में कि कितना आपका एजुकेशन और हेल्थ लेवल है बेटा। इसलिए बोलते हैं कि एजुकेशन जो है और सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसको हम कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते वन टू अनदर वन, जब तक वो अगला पर्सन यहाँ पे एफर्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट आता है बेटा फिजिकल कैपिटल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल होता है बेटा, जिसको हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक, लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि एसेट्स है हमारे, बिल्डिंग्स वगैरह एंड ऑल दैट आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, मशीन्स आ जाती हैं, जनरेटर्स, कंप्यूटर सिस्टम, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा ये यहाँ पे ओवर द मैनी ईयर्स यहाँ पे चलती रहती हैं, तो उसको हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फार्मर के लिए ट्रैक्टर जो है, या फिर लूम वेवर्स के लिए लूम है, या फिर टर्बाइंस इन ए पावर प्लांट, तो ये जो है बेटा यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं, इसमें जल्दी से चेंज नहीं आते हैं। वर्किंग कैपिटल होती है बेटा जिसमें चेंज जल्दी से लाया जा सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल जो होता है बेटा, लिक्विड कैश जो होता है, यानी कि जो हमारे पास कैश हाथ में जो होता है बेटा उसमें चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। और यहाँ पे दे आर for fully consumed or converted into finished goods and during the single cycle of production. Clay for a potter seeds and fertilizers for the cultivator और cash to pay daily wages। तो यहाँ पे डिपेंड करता है बेटा आपका प्रोडक्शन कैसा है। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और ज़्यादा लेबर फोर्स को यहाँ पे हायर कर रहे हैं डेली वेजेस के तौर पे, तो उनको वेज भी यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के तौर पे हम काउंट करते हैं बेटा। फिर आता है लास्ट एंड फाइनल आता है फैक्टर बेटा प्रोडक्शन का, जिसमें हम देखते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल जो है बेटा वो आ जाते हैं हमारे
ह्यूमन कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा अनलिमिटेड कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेट करके चलना इन द प्रोडक्शन, इन द सर्विसेज, तो उसी को हम यहाँ पे काम करते हैं। इवन विद द अबंडेंट लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन जो है वो हो ही नहीं सकता यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ना हो। चाहे फिर वो स्कूल हो, स्कूल में यदि टीचर्स कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट के साथ, या फिर मैनेजमेंट टीचर्स के साथ नहीं करती हैं, तो समटाइम्स आफ्टर यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगी अच्छी तरीके की। ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ यदि कोई कंपनीज वगैरह में यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट जो है वो करके चलना पड़ता है। ह्यूमन कैपिटल इज द कलेक्टिव पूल ऑफ द नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ एंड एंटरप्राइजेस एम्बॉयडेड इन द ह्यूमन बींग्स। द एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक्स रिस्क, इंट्रोड्यूस इनोवेशन एंड मैनेजेस द एंटायर प्रोडक्शन साइकिल। और एंटरप्रेन्योर जो होता है ना बेटा वही रिस्क टेकन होता है बेटा, और यदि कोई रिस्क नहीं लेगा तो हमारे पास कितनी लैंड हो, कितना ही यहाँ पर अदर रिसोर्सेज हो, लेकिन यदि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और साथ में यहाँ पर अपने स्किल्स, इनोवेशंस को अच्छे से मैनेज करके आगे यहाँ पे बढ़ना होता है बेटा। फिर आता है हमारा यहाँ पे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी निकल के आती है प्रोडक्शन में, सेंट्रल प्रॉब्लम। एक तो होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए यहाँ पर, लाइक एग्रीकल्चरल में क्रॉप्स का क्या प्रोडक्शन किया जाए, कौन सी क्रॉप का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए जिससे ज़्यादा बेनिफिट अर्न हो, हाईटेक मिलिट्री हार्डवेयर का प्रोडक्शन किया जाए या फिर किस चीज़ का किया जाए, वो एक चूज़ करना, फिर उसके ऊपर वर्क करना वो ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव होना चाहिए या फिर यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव की यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करके उनसे काम करवाना वो किया जाए, या फिर यहाँ पर हैवी मशीनरीज का यूज करते हुए, यहाँ पे रोबोटिक मशीन्स का यूज करते हुए उनसे वर्क करवाया जाए और उनसे यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए। फिर यहाँ पे फॉर होम टू प्रोड्यूस, और कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए, रिच क्लास फैमिलीज के किया जाए, अपर मिडिल क्लास के लिए किया जाए, मिडिल क्लास के लिए किया जाए, या फिर यहाँ पर पुअर क्लास के लिए किया जाए, तो वो यहाँ पर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के बिहेवियर पे कि वो कैसे यहाँ पर करेगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं बेटा। तो हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फिर आता है बेटा कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी वो कैसे एक दूसरे सोसाइटीज़ में स्ट्रक्चरली सोल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, तो उसको ही एनालाइज अब हम करते हैं। पहला आता है बेटा हमारे यहाँ पे फ्री मार्केट, जिसको हम यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं बेटा। तो अब यहाँ पे बात की जाए मैकेनिज्म की बात की जाए बेटा, तो प्राइस एंड डिमांड जो है वो यहाँ पर डिसाइड कैसे होता है। ऑल्सो नोन एज द कैपिटलिज्म, रिसोर्स आर प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली ओन्ड होंगे बेटा। प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आर गाइडेड बाय द फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होगा कि प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई जो होती है बेटा उसके ऊपर निर्भर करेगा। जितना यहाँ पे डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग प्राइस होगा, और सप्लाई जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है बेटा। फिर प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होगा, प्रॉन्स होता है बेटा यहाँ पे फायदे, और कॉन्स नुकसान क्या होंगे बेटा। हाईली प्रमोट्स कंज्यूमर चॉइसेस को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। एफिशिएंसी हमें देखने को मिल जाएगी प्रोडक्शन में, और रैपिड इनोवेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे यहाँ पे प्रॉफिट जो है इंसेंटिव वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इनोवेशन भी होती हैं। फिर यहाँ पे इसमें ये चीज़ें होने के साथ साथ कुछ इनइक्वालिटी भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि इनकम इनक्वालिटी आ जाती है। पब्लिक गुड्स को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर को ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा पाने के चक्कर में वहाँ पर चीज़ें जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा महंगी भी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्वल एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी हमें कम देखने को मिलती है बेटा। फिर यहाँ पे आता है प्लैंड इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड होती है बेटा पूरी पूरी, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे भी हम डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए बेटा मैकेनिज्म गवर्नमेंट कंट्रोल होता है बेटा पूरा का पूरा इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑल्सो नोन एज द सोशलिज्म, द स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो मेनली यहाँ पे प्रोडक्शन
कंट्रोल करती हैं बेटा, प्लान करती है अथॉरिटी, डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा और किसके लिए होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड यहाँ पे गवर्नमेंट ही करती है। यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर की नहीं देखने को मिलती। रेयरेस्ट वन इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है बेटा कि प्रोडक्शन करना है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ही करती है। प्रोस क्या होंगे बेटा, फ़ायदे क्या होंगे इसकी कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को यहाँ पे प्रायोरिटीज़ मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेटा, एंश्योर बेसिक गुड्स होगी जो यहाँ पे सभी सिटीजन्स यहाँ पे ले सके। प्राइसेस भी ऐसे रखे जाएंगे जिससे हर कोई जो उसको एक्सेस कर पाए, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो अच्छी देखने को मिल सकती है। इसके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे इट कैन सफ़र फ्रॉम प्लानिंग एरर्स में या गलतियाँ होने की वजह से ये इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम भी में भी आ सकती है। लैक ऑफ इंडिविजुअल इंसेंटिव्स हमें देखने की वजह से यहाँ पे इनोवेशंस बहुत कम होगा, करप्शन हद से ज़्यादा दिखेगा, ब्यूरोक्रेट अच्छे से काम यहाँ पे नहीं करेगा, अथॉरिटेरियन ज़्यादा सिस्टम हमें देखने को मिलता है बेटा। और यहाँ पर देखा जाए पर्सनल इंडिविजुअल्स की चॉइसेस को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। फिर आता है बेटा हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जो हमारे इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाता है बेटा, जिसके अंदर देखा जाए बेटा यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड मॉडल दोनों का देखने को मिलता है यहाँ पे। यानी कि देखा जाए कैपिटलिस्ट का भी आपको देखने को मिलेगा फीचर, और साथ में आपको यहाँ पे देखा जाए अनदर सोशलिस्ट पैटर्न जो है उसका भी देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे दोनों टाइप की ही आपको देखने को मिल जाती है, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का यहाँ पे दोनों ही एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए दिखेंगे। इंडिया जो वो अडॉप्ट करता है बेटा मॉडल पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्राइवेट फर्म्स जो है वो कम्प्लीटली फ्री होती हैं मार्केट में ऑल दैट प्रोडक्शन करने के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज जो है उनको रेगुलेट करती है और उसको अच्छे से लोगों को पहुँचाती है। और साथ में जो गरीब लोग जो होते हैं, जो एक्सेसिबिलिटी कम होती है, तो उनको यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की भी कोशिश करती है। तो यहाँ पर हमें दोनों का देखने को मिलता है। प्राइवेट जो है वो अपना खुद का ओन प्रोडक्शन करता है जो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए होता है, और यहाँ पर देखा जाए पब्लिक सेक्टर जो होता है वो मेनली यहाँ पे वेलफेयर के लिए काम करेगा। जैसे रेलवेज़ है बेटा, हमारे रेलवे आ जाता है, या फिर हमारे जो पीडीएस सिस्टम जो लोन्स हो रखा है बेटा वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। पब्लिक सेक्टर जो है वो महंगे दाम में खरीदती है और आफ्टर ऑनवर्ड उसको चीपर रेट्स में प्रोवाइड करवाती है। ऐसे आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, HYV सीड्स हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो कंपनी से तो हैवी रेट्स में लिए जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑनवर्ड उसका प्राइस जो है वो इतना रखा जाता है कि वहाँ पर हर फार्मर जो है उसको यहाँ पे अच्छे से ले सके। फिर यहाँ पे 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो आता है प्राइमरी सेक्टर बेटा हमारा, जो यहाँ पे नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बेटा, जिसमें हमारा यहाँ पे फार्मिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। फार्मिंग हो गया, डेयरी प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड फिशिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी जो होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग होता है, यानी जो हमारे पास रॉ मटेरियल मिला है हमें ऑल ओवर द प्राइमरी सेक्टर से, उसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे ह्यूमन यूज़ के लिए और उसको फिर यहाँ भी यूज़ करते हैं। जैसे गन्ने से हमें ना यहाँ पे शुगर, जैगरी और ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स मैन्युफैक्चर करके फिर यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। टर्सरी जो है वो सर्विस सेक्टर में आ जाता है बेटा हमारा, जिसमें हमारी ऑल दैट काइंड ऑफ द सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि हमारे बैंकिंग सिस्टम है, टीचिंग है, एजुकेशन सिस्टम आ जाता है। फिर यहाँ पे देखा जाए बेटा जुडिशियरी सिस्टम आ जाता है, मेडिकल सिस्टम आ जाता है, आईटी इंडस्ट्रीज़, वो सारी की सारी इसके अंदर हम काउंट करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह, और एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट भी रहते हैं बेटा। एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करें बेटा इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बेटा कि एग्रीकल्चर जो है बेटा वो हमारा 45% वर्कफोर्स के साथ यहाँ पे वर्क कर रहा है बेटा, कि यहाँ पे आज भी देखा जाए 45% जो है पॉपुलेशन हमारी आज भी इंगेज्ड है बेटा विद द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर। इंडस्ट्री सेक्टर में देखा जाए तो 25% है और सर्विस सेक्टर में 30% है। आज भी देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेकेंडरी सेक्टर की बहुत कम है कंपैरेटिवली जितनी होनी चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो जीडीपी में है वो इसी का रहता है सेकेंडरी सेक्टर का।
आउटफ्लोन वर्ड यहाँ पे टर्सरी का रहता है और लास्ट में यहाँ पे प्राइमरी का रहता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हुए दिख जाता है बेटा। जो 3 पिलर्स जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखा जाए बेटा, फर्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें बेटा तो इसके अंदर हमारा आ जाता है कि ट्रांसफरिंग फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स टू द रिटेल मार्केट एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन टू रिलाइज हैवीली ऑन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स एंड कोल्ड चेन्स एंड होलसेल लॉजिस्टिक्स। यानी कि जैसे प्रोडक्शन होता है तो वो वेरियस वेज में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके बाद वो कंज्यूमर के पास जो है वो पहुँचता है बेटा। तो ये हमें देखने को मिलता है। आउटफ्लोन वर्ड क्या होता है बेटा, कंजम्पशन स्टार्ट होता है, जैसे ही फाइनल एक्ट जो है बेटा वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे कंज्यूम किया जाए, जिससे वहाँ पे नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। और कंजम्पशंस लेवल जो है वो इंडिकेट करता है बेटा द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड द सर्व एज द मेन ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डिमांड, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप पुअर क्वालिटी का यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलती है। लेकिन यदि आपके पूरी टोटल आपकी वेल्थ अच्छी है, इनकम अच्छी है, तो आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वहाँ पर जियोगे और साथ में अपनी नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई भी कर सकते हो, जिससे आपका ऑल ओवर द डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पे इंडिकेट करता है। और साथ में यहाँ पे इकोनॉमी का भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि कितना डेवलप हुआ है नेशन का। फिर आता है हमारा मार्केट वर्सेस नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ की बात करें बेटा तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट, सैलरी, फाइनेंशियल रिम्यूनरेशंस के लिए यहाँ पे जो वर्क करते हैं बेटा वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। डायरेक्टली एडेड टू द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी यहाँ पे डायरेक्टली इवॉल्व होता है बेटा, इन्वॉल्व। और एग्जाम्पल्स देखा जाए बेटा तो अ फार्मर सेलिंग व्हीट इन द मंडी एंड ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर बात की जाए तो सेल्फ कंजम्पशन एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन और सोशल ड्यूटीज़ की बात आती है बेटा। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑफिशियल जीडीपी कैलकुलेशंस आ जाती है बेटा। एंड ए मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली एंड ग्रोइंग किचन गार्डन फॉर होम यूज़, तो वो भी इसके अंदर ही काउंट होता है बेटा। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स एंड वेलफेयर। तो यहाँ पर देखा जाए पॉपुलेशन इज़ नॉट ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है बेटा। उसको यदि अच्छे से यहाँ पर ऑल काइंड ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए तो मे बी वहाँ पर है ना उनका एक अच्छी लेवल का जो है वो इंडिया या फिर किसी भी नेशन को जो है वो बेटर डेवलप कर सकते हैं अपने स्किल से और इनोवेशंस के थ्रू। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए अच्छे से वेलफेयर वर्क किया जाए और रिसोर्सेज को अच्छे से और ज़्यादा बेटर यहाँ पर बनाया जाए ह्यूमंस को। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। थर्ड यूनिट आ गई है बेटा, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे पीपल एज ए रिसोर्स की बात आती है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीपल एज ए रिसोर्स ह्यूमन एसेट्स के तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है बेटा। एसेट्स ओवर लाइबिलिटी की बात करें तो बेटा पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो इसकी यदि हम ये करते हैं बेटा तो वहाँ पर जो है एसेट्स के तौर पे यहाँ पर काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं यदि अच्छे से इन्वेस्टमेंट होती है और बेटर क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ जो है वो इनको प्रोवाइड करवाई जाए। हायर प्रोडक्टिविटी होगी बेटा। एजुकेटेड एंड वेल्दी healthy citizens yield higher labor productivity, earning higher income and contributing more to national tax revenues के हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है बेटा। सोशियो इकोनॉमिक स्पिल ओवर द बेनिफिट ऑफ एन एजुकेटेड पॉपुलेशन स्प्रेड इवन टू दोज हु आर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड। तो यहाँ पर ना कई बार जो होता है कि यहाँ पर जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है वो उनको भी यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाती है जो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना यहाँ पर अनएजुकेटेड है या फिर आर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड, यानी डायरेक्टली एजुकेटेड जो नहीं है, जो लिटरेट वगैरह नहीं है प्रॉपर, उनको भी यहाँ पे फ़ायदा पहुँचता है बेटा इससे। द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
अब हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पाथ की बेटा, जिसके अंदर हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पे हेल्थ जो है वो फर्स्ट हमारा मेन मोटिव बनता है, जिससे यहाँ पर ह्यूमन जो है वो हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली मतलब वो अच्छे से काम भी यहाँ पे कर पाएगा, और एजुकेशन वगैरह है या फिर अनदर काइंड ऑफ स्किल्स जो है वो अच्छे से वो वहाँ पे डेवलप कर पाएगा। तो उसके अंदर मेनली हमें यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए, एक तो न्यूट्रिशियस वैल्यूड फूड जो है वो यहाँ पे मिले, सेकंड यहाँ पे सैनिटेशन यानी अच्छे से साफ सफाई जो है वो यहाँ पे रहे, आसपास के एरियाज़ में भी क्लीन वाटर हो यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे अवेलेबल हो, और यहाँ पे प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन जो वो टाइम टू टाइम यहाँ पे चिल्ड्रंस को यहाँ पे मिलती रही बेटा। फिर यहाँ पे आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ बुक्स की नॉलेज ही यहाँ पे मिले, साथ में जो बुक्स में जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे कैसे हम इम्प्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसलिए अपन देखोगे सीबीएसई में अब है ना न्यू थिंग्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, जैसे आईटी जो है, एआई जो है बेटा, उसको अच्छे से यहाँ पे वर्किंग में लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे यहाँ पे एक बेटर क्वालिटी ऑफ स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में ही बच्चों के अंदर। फिर थर्ड आता है बेटा, जैसे ही हमारी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट होती है तो वहाँ पे जॉब ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर पर्टिकुलर स्किल्स जो है पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यहाँ पे हो सके, काम के लिए हो सके, जिससे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे नीड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको वर्क मिल जाए। फिर यहाँ पे माइग्रेशन जो है वो यहाँ पे होता ही होता है, ग्लोबल मोबिलिटी सो लेबरर्स कैन रीच ऑप्टिमल प्रोडक्टिव मैचेस, और यहाँ पर जो एक प्रोडक्टिव मैचेस जो चाहिए होते हैं वो यहाँ पे अच्छे से मिल जाए, जिससे वहाँ पर माइग्रेशंस वगैरह जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशंस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। फिर आता है की डेवलपमेंट मैट्रिक्स आते हैं बेटा, यहाँ पे की डेवलपमेंट मैट्रिक्स की बात की जाए बेटा तो इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है बेटा, जिसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं, मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को देखते हैं। हमारा इंडिया आज भी देखा जाए डेवलपिंग है, बिकॉज आज भी देखा जाए बेटा हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार बिहाइंड है बेटा, किससे, हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर इन चीज़ों में और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की जाए, जिससे हम यहाँ बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कर सके बेटा। इफ़ यू कंसिडर यहाँ पर हम नॉर्वे और इनकी बात करें बेटा तो इन्होंने यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो फैक्टर्स हैं बेटा उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से SDI का जब भी यहाँ पर आता है बेटा तो ये टॉप 5 रैंक में रहते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, जापान है या फिर हमारा नॉर्वे आ जाता है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं बेटा। फिर आता है वेलफेयर इकोनॉमी की बात आती है बेटा, तो वेलफेयर से रिगार्डिंग सोशल सेफ्टी नेट्स की बात करें बेटा तो यहाँ पर बात आती है जैसे कि फूड सिक्योरिटी से रिगार्डिंग आ जाता है बेटा, सोशल एक्सकल्जन की बात आती है और एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। फूड सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर है ना प्राइसेस जो है वो फूड प्रोडक्ट्स की इतनी होनी चाहिए कि हर कोई जो है उसको एक्सेस कर पाए या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। जैसे हमारे इंडिया में देखा जाए PDS और बफर स्टॉक्स के थ्रू यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो है उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया है, लेकिन यहाँ पर ये ना हो कि यहाँ पे सिंपल सा फूड्स मिल जाए तो वो दैट इज़ कॉल्ड अ फूड सिक्योरिटी। नो, फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि यहाँ पे एक न्यूट्रिशियस फूड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे वहाँ पे उनका जो बॉडी की हेल्थ जो है वो अच्छे से यहाँ पे बनी रहे। कम्बैटिंग पॉवर्टी, और यहाँ पे पॉवर्टी के कारण वहाँ पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो ऐसे पर्सन्स या फिर ऐसे कम्युनिटी को यहाँ पे सोशल एक्सकल्जन के तौर पे हम काउंट करते हैं। वो आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की बात करें तो गारंटेड बेसिक लाइवलीहुड जो है वो यहाँ पे मिल सके, मीन्स यहाँ पे जॉब मिल सके, तो यहाँ पे जॉब से रिगार्डिंग कई स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के थ्रू यहाँ पे लॉन्च की गई है बेटा। जैसे कि आज के टाइम पे हमें जी राम जी देखने को मिलता है, जो रिप्लेसमेंट है बेटा यहाँ पे किसका है बेटा, यहाँ पर MG नरेगा जो आई थी बेटा पहले, उसका हमें देखने मिलता है। ये हमें 2005 की स्कीम है बेटा, और ये हमारी 2025 में जो है वो रिप्लेसमेंट है बेटा किसकी, MG नरेगा की है। इसमें 125 डेज
वर्क मिलता है, और इसमें हमें यहाँ पर देखने मिलता है बेटा 100 डेज का गारंटीड वर्क जो है वो यहाँ पे देखने मिलता है। ऐसे ही आपने प्रधानमंत्री कौशल योजना के बारे में सुना होगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना चली है बेटा, तो वो हर एक अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च की गई थी, जिससे यहाँ पर देखा जाए बेटर क्वालिटी ऑफ जो है जॉब अपॉर्चुनिटी जो है यूथ को यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सके। तो फिर यहाँ पे देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड प्राइसेस। तो यहाँ पे द मैकेनिज्म ऑफ द प्राइसेस देखा जाए बेटा, मीन्स यहाँ पे सिस्टम ऑफ द प्राइस देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है बेटा कि यहाँ पर फोर्स ऑफ द डिमांड और सप्लाई पे, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मीन्स कि जितनी यहाँ पे डिमांड और सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है बेटा। तो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की बात करें बेटा, तो व्हेन सप्लाई इज हाई एंड डिमांड इज लो, तो यहाँ पर देखा जाए प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस जो है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं बेटा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो प्राइस इक्विलिब्रियम का कब होता है बेटा, जब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों यहाँ पर सफिशिएंट हो, और वहाँ पर जितना यहाँ पे प्राइस में खरीदना चाहता है और जितना प्राइस गुड्स का है, तो ऐसी सिचुएशन जो होती है बेटा उसी को हम प्राइस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम 50 के ऊपर यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, लेकिन ना ही तो 10 पे अच्छे से यहाँ पे बनने लग रहे हैं डिमांड, और ना ही यहाँ में 100 पे, लेकिन 50 के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट होने लग रहा है। तो ये शोकेस करता है कि यहाँ पे जितने जो प्राइस है उस पर अच्छे से यहाँ पे खरीदने के लिए रेडी है, जितनी सप्लाई हो रही है उतनी यहाँ पे डिमांड हो रही है, तो उसी को हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के तौर पे काउंट करते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा यहाँ पे पिलर्स, 4 पिलर्स जो हैं बेटा उसकी समरी देख लेते हैं। स्कार्सिटी एंड चॉइसेस की बात करें बेटा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बेटा कि स्कार्सिटी जो है बेटा स्कार्सिटी की बात करें तो बेटा इसके अंदर आ जाता है बेटा हमारा यहाँ पे जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसी के अंदर हमें चॉइसेस जो है वो मेक करनी होगी, जैसे हमारी नीड्स जो हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। प्रोडक्शन फैक्टर्स की बात करें बेटा, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो उनको कोऑपरेट करके चलना होता है, जिससे हम यहाँ पे रॉ मटेरियल से क्या बना सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसको यहाँ पे बना सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें बेटा, तो इकोनॉमिक सिस्टम होता है बेटा कि नेशन अप्लाई मार्केट कमांड और मिक्स्ड मॉडल्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलते हैं, जिससे वहाँ पर हर एक का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ डेवलपमेंट जो है वो डिसाइड होती है बेटा। ह्यूमन कैपिटल जो होता है बेटा वो हमारा हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। यदि इसका अच्छे से यहाँ पे होता है तो आगे फॉर द फ्यूचर में वहाँ पर है ना बेटर डेवलपमेंट जो है वो नेशन की देखने को मिलती है। फिर हमारा यहाँ पे आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक कि यहाँ पर हमारा ओवर होता है बेटा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोई भी दिक्कत है बेटा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बेटा। थैंक यू एवरीवन।